बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम एल्गोरिथम को शुरू करेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम का किरदार देखेंगे कि मसले को हल करने के लिए एल्गोरिथम क्या किरदार अदा करता है। उसके बाद हम एल्गोरिथम की तश्कील देखेंगे कि एल्गोरिथम को बनाने के लिए हमारे पास कौन सी अलामतें इस्तेमाल होती हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एल्गोरिथम को बनाते कैसे हैं, उसका तरीका आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी कुछ मिसालें करेंगे, इससे अगले लेक्चर में फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हम एल्गोरिथम को शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एल्गोरिथम है क्या। उसके बाद इसका किरदार देखेंगे कि मसला हल करने में एल्गोरिथम अपना क्या किरदार अदा करता है और इसकी अहमियत क्या है। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि एल्गोरिथम को बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने का तरीका भी आज ही हम देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिथम है क्या। एल्गोरिथम को उर्दू में इस तरह और अंग्रेज़ी में इस तरह से लिखा जाता है, ये इसके स्पेलिंग है। एल्गोरिथम सीखना कंप्यूटर साइंस की तालीम का बुनियादी जुज़्व है। याद रखिएगा कि एल्गोरिथम की जो तालीम है, एल्गोरिथम को समझना, एल्गोरिथम को पढ़ना, एल्गोरिथम को सीखना कि एल्गोरिथम बनाया कैसे जाता है, ये कंप्यूटर की बुनियादी तालीम है और बुनियादी जुज़्व है। जैसे कि यहाँ पे है ना कि एल्गोरिथम सीखना कंप्यूटर साइंस की तालीम का बुनियादी जुज़्व है। ये बुनियाद है कंप्यूटर साइंस की। जो कंप्यूटर साइंस का शोबा है, जो आप ये पढ़ रहे हैं कोर्स, ये इसका बुनियादी जुज़्व है। एल्गोरिथम के बगैर कंप्यूटर साइंस की तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती। हमने फ़्लो चार्ट तो पढ़ लिया, लेकिन एल्गोरिथम भी समझना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई शख्स जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम बनाता है यानी सॉफ्टवेयर बनाता है, आसान अल्फाज में कहूँ तो वो फ़्लो चार्ट तो बनाता ही है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ताकि फ़्लो चार्ट को देखते हुए ये समझना आसान हो जाए, क्योंकि वो तस्वीरी शक्ल होती है ना कि हम करने क्या वाले हैं, हम किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं और सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम होंगे, क्या क्या इसके फंक्शन होंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एल्गोरिथम भी बनाया जाता है और प्रोग्रामर ही एल्गोरिथम भी तैयार करता है। अब एल्गोरिथम है क्या, इसको यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से इसकी तारीफ़ शुरू हो रही है, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये याद रखनी है आपने कि एल्गोरिथम मसला हल करने के मराहिल के मजमूए का नाम है। जब हमने मसले को हल करना होता है, उस मसले को हल करने के लिए जिन मराहिल से हमने गुज़रना होता है, उन मराहिल का जो मजमूआ है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। इसे फ़ितरी ज़ुबान में लिखा जाता है। तो ये बड़ी अहम बात है, यहाँ पर आपने याद रखना है कि एल्गोरिथम को लिखने के लिए हम अपनी फ़ितरी ज़ुबान का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी फ़ितरी ज़ुबान उर्दू है, तो हम उर्दू में इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा। अगर आपके लिए इंग्लिश आसान है यानी अंग्रेज़ी, तो आप अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। जो भी आपकी ज़ुबान है आप उसमें लिख सकते हैं। फ़्लो चार्ट में तो ये कैद थी ना कि आपने यही वाले निशानात यानी यही अलामतें आपने बनानी है, उन्हीं अलामतों के ऊपर हमें अमल करना होगा, गलत अलामत नहीं बना सकते। लेकिन इसके अंदर जो है वो हमने जो काम करना है वो हमने अपनी ज़ुबान में करना है, जो हमें आसान लगती है। तो इसको फ़ितरी ज़ुबान में लिखा जाता है और इसलिए ये काबिल फ़हम भी होता है, यानी इसको समझना बड़ा आसान होता है और इसको देख के पढ़ना भी बहुत आसान होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम मुआज़ना करें एल्गोरिथम का फ़्लो चार्ट के साथ, तो एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट जो है, इनका मुआज़ना करने पे हमें ये पता चलता है कि फ़्लो चार्ट को देख के समझना ज़्यादा आसान है, कदरे आसान है एल्गोरिथम की निस्बत। उसकी वजह ये है कि वो एक तस्वीरी शक्ल है और हमने पढ़ा था कि तस्वीरी शक्ल को देखते हुए हर चीज़ हमारे लिए वाज़ेह हो जाती है और उस चीज़ को समझना, मसले के मराहिल को समझना ज़्यादा आसान होता है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि एक तरफ आपके पास कहानी लिखी हुई है, एक मतन है, और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास एक फ़िल्म है। तो कहानी को देखकर उस मतन को पढ़ के वो कहानी को समझना उतना आसान नहीं है जितना फ़िल्म को देख के आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट का मुआज़ना इसी तरह से है जिस तरह एक कहानी जो कि मतन है और एक फ़िल्म है, इन दोनों का मुआज़ना है। तो फ़्लो चार्ट कदरे आसान है, लेकिन एल्गोरिथम भी आसान होता है। उसकी वजह यह है कि ये हमारी अपनी ज़ुबान में लिखा होता है। अगर हम इनका मुआज़ना करें तो फ़्लो चार्ट ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी ये भी आसान ही होता है। चाय बनाने के मसले को हल करने के लिए मुंदरजा झील मराहिल तय करने होंगे, यानी यहाँ पर एक उसने एल्गोरिथम की मिसाल दी हुई है आपकी किताब में, वही मैंने यहाँ लिखी है। और वो जो एल्गोरिथम है वो किस मसले का है। देखें, एल्गोरिथम हम किसी मसले का जो हल है उसके मराहिल लिखते हैं ना। एल्गोरिथम क्या है कि हम मरहला वार उन मराहिल को लिखते हैं जो कि
किसी मसले को हल करने के लिए मराहिल होंगे, उन मराहिल को तय करके हम उस मसले को हल करेंगे, इसे कहते हैं मरहलावार। तो एल्गोरिथम जो है वो मराहिल का मजमुआ है, वो मराहिल जिनके ऊपर अमल करते हुए हम अपने मसले को हल कर लेंगे। तो हमारे पास जो मसला है इस टाइम, जिसका यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ मैंने, आपकी किताब में भी मौजूद है, वो है चाय बनाने वाला, कि एक चाय बनानी है। आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैं आपको मसला हल करने के मराहिल पढ़ा रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मसले का तयन करना, मसले को समझना, और इसी तरह से मनसूबाबंदी, कैंडिडेट सलूशन, और फिर हमने जो बेहतरीन हल है उसको तलाश करना, ये पढ़ा था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मसला जो होता है वो कोई टेंशन या परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जो भी हमने करना है, वो कोई छोटा मसला भी हो सकता है, वो कोई बड़ा मसला भी हो सकता है। छोटे से छोटा मसला, मिसाल के तौर पे आपने पानी पीने के लिए जाना है, छोटा मसला है, आपके पास ही पानी पड़ा हुआ है, फिर भी ये मसला है क्योंकि अभी आपने ये करना है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो यहाँ इसने मसला लिखा है चाय बनाने वाला, ये भी एक छोटा ही मसला है। तो मसला जो है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमने उसको मरहलावार ही तय करना होता है ताकि वो हल हो जाए। उसको हल करने के लिए हमें कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है चाय बनाने का, जिसमें मरहलावार हमने काम करना होता है। तो एल्गोरिथम को इस तरह से लिखते हैं। आपने लिखना मरहला नंबर 1। मरहला नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट। इसको इंग्लिश में भी स्टार्ट ही लिखेंगे। याद रखें कि इसको हम अंग्रेज़ी में भी साथ लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, और उसके लिए आप नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं हरूफ तहजी ABC वगैरह। तो इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे स्टार्ट। उसी तरह से मरहला नंबर 2, जो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 होगा इंग्लिश में, या इसको हम B लिखेंगे अगर हम हरूफ तहजी लिखें तो मरहला नंबर 2 है केतली लें, यानी यहाँ इंग्लिश में आएगा ये टेक कैटल। मरहला नंबर 3 है इसमें पानी डालें, तो यहाँ पे आएगा पोर वाटर इन इट। मरहला नंबर 4, केतली को आग पर रखें, पुट इट ऑन फायर। आग पे रखें इसको, यानी आसान अल्फाज में कहते हैं चूल्हे पे आप रख दें, चूल्हा जला दें। मरहला नंबर 5 क्या है? चीनी और दूध डालें, तो इंग्लिश में क्या आएगा? पुट मिल्क एंड शुगर। मरहला नंबर 6, इसके उबलने का इंतज़ार करें, तो यहाँ पे F आएगा वेट टिल इट बॉयल। मरहला नंबर 7 है केतली आग से उतार लें, तो यहाँ पे G आएगा रिमूव इट फ्रॉम फायर। और आखिर में मरहला नंबर 8 क्या है? इख्तितामिया, और यहाँ पर H स्टॉप। एल्गोरिथम में हम स्टॉप लिखते हैं और इसके शुरू में हम स्टार्ट लिखते हैं। तो याद रखिएगा आपने उर्दू में ही करना है क्योंकि आपका उर्दू मीडियम है, लेकिन अगर आप इसको अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं तो आप, अंग्रेज़ी में ज़्यादा आसान लगता है तो आप इसको अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बेहतर ये है कि चूँकि उर्दू मीडियम है आपका, तो आपने इसको उर्दू मीडियम में ही लिखना है। बुक में दोनों लिखे हुए थे तो मैंने दोनों साथ साथ लिख दिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने एल्गोरिथम को शुरू करना है, तो उसके लिए हम स्टार्ट लिखते हैं जिस तरह से फ़्लो चार्ट में करते हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए हम इख्तितामिया लिखते हैं जिस तरह से उसमें हमने एंड लिखा था। मरहला नंबर 2 क्या है? केतली लें। आप केतली ले आएँ, उसमें पानी डाल दें, फिर केतली को आग पर रखेंगे आप, फिर चीनी और दूध डालेंगे उसके अंदर, उसके बाद उसके उबलने का इंतज़ार करेंगे, और जब वो उबल जाए तो फिर केतली को आग से उतार लेंगे आप। तो यहाँ पर ये आपका मसला हल हो गया। ये जो मराहिल हमने तय किए, इनको एक तरतीब में लिखा, तो इसको हम अपनी ज़ुबान में लिख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एल्गोरिथम। आप देखें कि ये मरहलावार काम है। अगर आप इन मराहिल की तरतीब ख़राब करेंगे तो आपका मसला हल नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है, या हो सकता है हल ही ना हो। मिसाल के तौर पे आपने चीनी और दूध डाली और केतली बाद में लेकर आए, चीनी और दूध केतली आएगी तो उसमें डालेंगे ना, तो इसको हम इसकी तरतीब को आगे पीछे नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर
उसने एक आपके लिए मालूमात दी हुई है कि क्या आप जानते हैं लफ्ज़ एल्गोरिथम मशहूर अरबी साइंसदान मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ये एक मशहूर अरबी साइंसदान है, इसने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। इसका नाम था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, एक मुसलमान साइंसदान है। और ये जो एल्गोरिथम का लफ्ज़ है इसके नाम से लिया गया है एल्गोरिथम। ये हो गया एल्गोरिथम। अब देखते हैं कि एल्गोरिथम मसला हल करने में अहम किरदार अदा करता है और कैसे करता है। एल्गोरिथम मसला हल करने में कैसे अहम किरदार अदा करता है। याद रखिएगा कि एल्गोरिथम जो है, ये जो डिज़ाइनर होता है, जो शख्स मसले को हल कर रहा है उसको डिज़ाइनर भी कहते हैं। ये डिज़ाइनर को सहूलत मुहैया करता है कि वो जो हल है उस मसले का उसको मरहलावार देख के समझ आ जाए उसको कि ये मराहिल हैं क्या, मैंने कौन कौन से मराहिल तय करने हैं, मैंने कौन कौन से मराहिल से गुज़रना है। इसके लिए एल्गोरिथम को देखते हुए वो ये काम करेगा। तो एल्गोरिथम जो है वो उसकी इंतहाई मदद करता है। और याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास मसला होता है, ये एक तरतीब है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए या किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तरतीब है कि सबसे पहले मसला होता है, उस मसले का फ़्लो चार्ट बनाया जाता है, उस फ़्लो चार्ट को तब्दील किया जाता है एल्गोरिथम में, और एल्गोरिथम को देखते हुए फिर कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि मसले के बाद एल्गोरिथम बनाया जाता है और बाद में एल्गोरिथम को देखते हुए फ़्लो चार्ट और फिर फ़्लो चार्ट को देखते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा भी होता है कि मसला जब आता है तो उसका पहले फ़्लो चार्ट बन जाता है, उसके बाद एल्गोरिथम और फिर उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये एक तरतीब होती है जो कि आपने याद रखनी है। तो एल्गोरिथम की बड़ी अहमियत है क्योंकि इसको देखते ही जो डिज़ाइनर होता है उसको समझ आ जाती है कि मैंने किन मराहिल से गुजरना है, मैंने करना क्या है, मुझे क्या करना होगा इस मसले को हल करने के लिए। आसान अल्फाज में आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कई लोग अपने मसाइल का हल जो है वो लिख लेते हैं कि इस तरह से मैं ये काम करूँगा तो मसला हल होगा, वो एल्गोरिथम कहलाता है। लेकिन अगर हम इसको कंप्यूटर की ज़ुबान में लिखेंगे, यानी जैसे उसने हमें हिदायत दी हुई हैं जो हम यहाँ पढ़ने लगे हैं कि एल्गोरिथम लिखते कैसे, तो उसे फिर एल्गोरिथम का नाम देंगे। तो मसाइल का जो हल है उसको मरहलावार लिखना एक तरतीब में, इसका जो मजमूआ है इसको एल्गोरिथम कहा जाता है। तो इसकी अहमियत भी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम की तश्कील। आपको याद होगा जिस तरह से हमने जब फ़्लो चार्ट बनाना सीखना था तो हमने उसकी अलामतें पढ़ी थी। हमने अलामतों को सीखा था कि जब फ़्लो चार्ट में कोई काम करना है तो किस अलामत का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे जब फ़्लो चार्ट को शुरू करना है या ख़त्म करना है तो इनके लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। जब हमने इनपुट करनी है तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, प्रोसेसिंग के लिए कौन सी अलामत होती है, फ़ैसला साजी के लिए कौन सी होती है, कनेक्टर के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, आउटपुट के लिए कौन सी अलामत होती है। हर काम के लिए मुख्तलिफ़ अलामतें थी जो कि हमने सीखी। इसी तरह से जब एल्गोरिथम की तश्कील करनी है तो उसके लिए भी हमें कुछ अलामतों का पता होना चाहिए जिनको हमने एल्गोरिथम में आगे चलकर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली जो अलामत होती है वो है स्टार्ट, जिसको हम अंग्रेज़ी में स्टार्ट ही लिखते हैं। जैसा कि आपने इस मिसाल में देखा कि उधर भी मैंने उर्दू में स्टार्ट लिखा, इधर अंग्रेज़ी में भी मैंने स्टार्ट ही लिखा। तो जब भी एल्गोरिथम को हमने शुरू करना होता है तो उसका जो इब्तदाई नुक्ता होता है उसको ज़ाहिर करने के लिए हम ये स्टार्ट लिखते हैं। तो इब्तदाई नुक्ते की निशानदेही करने के लिए कि असल में ये शुरू कहाँ से हो रहा है, इब्तदा इसकी कहाँ से हो रही है, हम स्टार्ट लिखते हैं। ये वो नुक्ता है जहाँ से एल्गोरिथम शुरू होता है और हमारा जो पहला मरहला है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं इनपुट। इनपुट के लिए हम इनपुट इस तरह से लिखते हैं, इनपुट उर्दू में इस तरह इनपुट लिख लें, इंग्लिश में इनपुट लिख लें। इनपुट का काम वही है जो फ़्लो चार्ट के अंदर हमने पढ़ा था, यानी हमने कोई कीमत लेकर उसको मुतगय्यर में महफूज करना होता है और वो जो मुतगय्यर है वो कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज होता है जाके। तो किसी भी मुतगय्यर को जब भी हम कोई कीमत देने लगते हैं, और हमसे मुराद यहाँ पर सारिफ़ है, जो सारिफ़ होता है जो हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा है वो सारिफ़ जो कीमत देगा, जब भी हमने सारिफ़ से कीमत लेनी और ज़ाहिर है उसको भी किसी मुतगय्यर में महफूज करना है तो उस सूरत में हम इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। और एक इस्तेमाल होता है सेट, इसको अंग्रेज़ी में सेट ही लिखते हैं। और याद रखिएगा कि सेट जो है
इसमें भी हम मुतगैर में ही कीमत महफूज करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोग्रामर होता है, अगर हम प्रोग्रामर की साइड पे हैं तो अगर हम प्रोग्रामर हैं तो हम अगर खुद कोई कीमत दे रहे हैं किसी मुतगैर को तो हम सेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम यूज़र की साइड पे हैं यानी सारिफ की साइड पे या जो भी हमारा सारिफ है, जब वो कीमत देगा हम उसको किसी मुतगैर में महफूज करेंगे तो उसके लिए हम इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से हमने फ्लो चार्ट में किया। लेकिन जब हम खुद से कोई कीमत दे रहे होंगे किसी मुतगैर को और उसको कंप्यूटर मेमोरी पे महफूज कर रहे होंगे या किसी मुतगैर की कीमत को तब्दील कर रहे होंगे, ऐसी सूरत हाल में हम सेट लिखा करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ सेट ए बराबर है 10 के, तो इसका मतलब है कि इस मुतगैर को मैं कीमत दे रहा हूँ 10, तो ये जो 10 है वो ए के अंदर महफूज हो जाएगा और ए जाके कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज होगा। तो आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, सेट की बजाय यहाँ पे आप सेट लिख दें, ए बराबर है 10 के, एक ही बात है। उसके बाद है इफ़ एल्स, इसको हम अंग्रेज़ी में इस तरह से इफ़ एल्स लिखते हैं। ये फ़ैसला साजी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इफ़ एल्स फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह से हमने फ्लो चार्ट में फ़ैसला साजी की अलामत पढ़ी थी, इस तरह यहाँ पर जो अलामत है वो इफ़ एल्स। हम जो शर्त लगाएंगे अगर वो शर्त दुरुस्त है तो इफ़ के आगे जो हमने बयान या स्टेटमेंट लिखी होगी वो चलेगी, वरना एल्स के आगे चलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप ये लिखते हैं इफ़ ए जो है वो बड़ा है 10 से, तो यहाँ पे आपने जो लिखा होगा वो चलेगा और फिर आप एल्स के आगे भी आप कोई स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर ये जो शर्त है ये दुरुस्त है तो ये चलेगा, वरना एल्स के आगे वाली जो स्टेटमेंट उसने चलना है। तो ये है इफ़ एल्स। उसके बाद गो टू, जिसको हम अंग्रेज़ी में भी गो टू इस तरह से लिखते हैं, GOTO, गो टू। इसको हम अपने प्रोग्राम में जो कंट्रोल होता है उसको एक हिस्से से अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पे मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कई दफ़ा हम इसका इस्तेमाल करते हैं लूप के तौर पे। लूप से मुराद किसी एक स्टेटमेंट को बार बार दोहराना। आपको याद होगा हमने जो फ्लो चार्ट की मिसाल नंबर 11 और 12 की थी उसमें हमने लूप लगाया था। लूप से मुराद एक स्टेटमेंट को बार बार चलाना, दोहराना। तो हमने तीर के निशान से उसको ऊपर भेजा था और ऊपर से फिर नीचे से ऊपर, इस तरह बार बार चलाया था। लेकिन एल्गोरिथम में चूंकि तीर का निशान नहीं होता तो हम गो टू के ज़रिए से ये काम करेंगे, अपने कंट्रोल को एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से पे पहुंचा दिया करेंगे। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट में हम क्या करते हैं कि जो जवाब आया है हमारे पास, जो हमने सारिफ को जवाब दिखाना है, जो प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट हम उसको दिखाने के लिए आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट पे स्टॉप है, और इसको इंग्लिश में भी इस तरह से स्टॉप लिखते हैं। तो एल्गोरिथम के लास्ट पे आप स्टॉप लिख सकते हैं, या फिर जिस तरह यहाँ इख्तितामिया लिखा हुआ है इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है। तो ये एल्गोरिथम की तश्कील है। इसकी मिसाल आगे करेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगी इनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो फिर इसकी आगे मिसाल भी करेंगे। उम्मीद है कि जितना मैंने आपको यहाँ तक बताया आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस की तालीम में एक बुनियादी जुज़ है। एल्गोरिथम को पढ़ना, एल्गोरिथम की तालीम हासिल करना, इसको सीखना कंप्यूटर साइंस के हवाले से बड़ा अहम है। हमने देखा कि एल्गोरिथम का क्या किरदार है मसाइल को हल करने में और इसकी तश्कील क्या है, इसको बनाने के लिए कौन सी अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।